ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से आपका तमाम सामीन का खैर मकदम करता हूँ। मैं लिटरेरी सर्कल अदबी गोशा की जानिब से अब तमाम सामीन का और अपने मेहमान का खैर मकदम करता हूँ। आपको बताते चलें कि आज हमारे लिटरेरी सर्कल यानी कि अदबी गोशा का ये 5वां लेक्चर सीरीज है। इस अदबी गोशे को, इस प्लेटफॉर्म को इस अमल दरामद में लाने में जम्मू और कश्मीर से रिसर्च स्कॉलर्स और जो हमारे स्टाफ मेंबर हैं वो मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, उन लोगों की काविशों से ये प्लेटफॉर्म मंजर आम पर आया है, जिससे हम और आप आज एक दूसरे के रूबरू हैं। इस गोशे का, इस लिटरेरी सर्कल का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हमारे लोगों से जुड़े मसाइल उनको डिस्कस करना और उनके मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाना और खुद भी उन सब से रोशनास होना। आज मैं आपके सामने आपके सामने एक खास मेहमान के साथ आया हूं, जिनका नाम डॉक्टर राजा मुजफ्फर है, जो कि जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर राजा मुजफ्फर साहब जो हैं वो किसी तारीफ के मोहताज तो नहीं, वो अपनी मिसाल खुद हैं। एक जम्मू और कश्मीर में इनका बहुत बड़ा नाम है, इसके बावजूद जम्मू और कश्मीर के बाहर भी इनका बहुत बड़ा नाम है। ये जम्मू और कश्मीर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की जो मूवमेंट है उसके सदर हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़े राइटर हैं और अपनी कलम से अवाम से जुड़े मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। वो जम्मू और कश्मीर या फिर और कोई जो अवाम के जो मसाइल हैं वो हों, उनको उजागर करना, उनको ये तरजीह देते हैं। सर, मैं आपको अपने अदबी गोशे में और लिटरेरी सर्कल में खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज का जैसा कि हमारा जो मौजू है वो अंडरस्टैंडिंग फॉरेस्ट राइट एक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। सर, ये एक्ट जैसा कि 2006 में सरकार हिंद की तरफ से अमल दरामद में लाया गया और हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में ये इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और बदकिस्मती से हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्ट 2020 यानी 21 में आ रहा है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। सो सर, आपसे प्रोग्राम को आगाज करते हुए आपसे जो पहला सवाल रहेगा सर, आप जम्मू एंड कश्मीर को ये फॉरेस्ट राइट एक्ट अब जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, आप क्या समझते हैं सर, ये किस हद तक लोगों को एक सहूलियात मैसर करेगा और किस हद तक हमारे लोगों की इस एक्ट से जो फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं, स्पेशली जिनका मैसर ही फॉरेस्ट के ऊपर है, दारोमदार ही फॉरेस्ट के ऊपर है, आप क्या समझते हैं कि ये एक्ट किस तरह से उन लोगों की जिंदगी में राहत लाने में काम करेगा? शफीक साहब, ये जो कानून है इसका नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। जैसा कानून का ही नाम है, 2006 में ये कानून आया था। ये उन लोगों के लिए आया था जो कबाइल हैं, जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जंगलों के नजदीक रहते हैं, या उनकी लाइफ जो डिपेंडेंट है जंगलों पे। असल में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इसका दूं। जी सर। जब सरकारी तौर पे जब जमीन का बंदोबस्त शुरू हुआ, जैसे यहाँ पे हमारे लॉरेंस साहब, आप पढ़े होंगे, द वैली ऑफ कश्मीर में लिखी है, फर्स्ट सेटलमेंट कमिश्नर ऑफ कश्मीर स्टेट, जम्मू कश्मीर स्टेट। उस टाइम पे जब महाराजा की हुकूमत थी यहाँ पे, महाराजा हरि सिंह से पहले, बहुत पहले, जी सर, उन्होंने लैंड सेटलमेंट किया। वैसे ही लैंड सेटलमेंट हिंदुस्तान के अंदर भी हुआ। जब यूनाइटेड इंडिया था, इंडिया पाकिस्तान से ये बांग्लादेश वगैरह एक ही मुल्क था, ये जब ब्रिटिश इंडिया का टाइम था, तो उस वक्त हर किसी जमीन का टाइटल मिल गया। कहीं मिल्कियत जमीन बन गई, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई आबादी देह हो गया, कहीं पे उसको क्या बोलते हैं, नाम मिल गया उसको, आबी अवल, कहीं पे आबी सोम, कहीं पे आबी दोम, कहीं पे बागाती, कहीं पे मैदानी।
अलग अलग टाइटल इसके नाम है ये। बट कुछ इलाका जात इसमें ऐसे थे, उस वहां पे कुछ न बंदोबस्त हुआ ना कुछ हुआ, वो जंगल के जी इलाके थे। जी और वो जंगल के इलाके बेचारे वहां पे ही पड़े रहे, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे गुजर बकरवाल हमारे यहाँ पे हम देख सकते हैं, उसके अलावा अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स। वैसे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही कबाइल लोग रहते हैं, वहां पे ट्रेडिशनल डिवेलपर्स रहते हैं। बट असल में ये सोची समझी एक साजिश थी जो हुकूमत, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम की, क्योंकि वो जंगलों पे डायरेक्ट काबिज होना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे, स्टेट कंट्रोल करना चाहते थे जंगलों का, ताकि वो वहां से उनके जो रिसोर्सेज निकाल सके, टिम्बर निकालना था, फिर माइनिंग कर सके, कोयला निकाल सके, बाकी चीजें निकाल सके वहां पे। इसलिए लोग जो रहते थे सदियों से वहां पे, उन बेचारों को कोई राइट नहीं मिला। और ये जी चलता रहा। इसमें एक बहुत हिस्ट्री है, कभी क्या बोलते जंगें भी हुई, जो ट्राइबल है और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके आपस में क्या मार्का आराइयां होती रहती थी। फिर हिंदुस्तान आजाद भी हुआ, फिर भी नहीं हो सका ये। फाइनली जो है इसके लिए जदोजहद करने वाले बहुत से लोग थे हिंदुस्तान के अंदर, जो कि बिल्कुल उनका नाम ही नहीं है बेचारों का कहीं पे इस कानून में। फाइनली जब यूपीए गवर्नमेंट बनी, उन्होंने 2006 में ये कानून पास किया, फिर भी इसको 2 साल लगे रोल आउट करने में। फाइनली जो जी है 2008 में ये कानून रोल आउट हुआ थोड़ा सा, फिर 2012 में इसके रूल्स बने। बट जैसे पता है आपको कि ये जी कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। जी आमतौर पे कहना यह है कि भाई दफा 370 की वजह से ये कानून यहाँ पे नहीं लागू हुआ। मैंने लिखा भी इस पे 8-9 आर्टिकल लिखे, अभी तक 12 आर्टिकल। इनफैक्ट अब जी मेरी एक बुक भी आ रही, पब्लिश होने वाली है अभी जी इंशाल्लाह। एक तो अंग्रेजी में भी होगी, उर्दू में भी होगी। तो माशाल्लाह आर्टिकल 370 was never an impediment for this for extension of this Forest Rights Act in Jammu and Kashmir। वो कोई जी रुकावट नहीं था। अगर 370 रुकावट होता, फिर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा क्यों आता यहाँ पे? जी बिल्कुल अगर आर्टिकल 370 रुकावट होता, तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कैसे आता है यहाँ पे पोटा? फिर टाडा कैसे जी आता है यहाँ? फिर आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कैसे आता? फिर जीएसटी कानून कैसे आता है अभी, या बाकी बाकी कानून है? वो जी कोई ये नहीं है कि भाई 370 की वजह से ये कानून लागू नहीं हुआ। वो जो है कमजोरी है, यहाँ की सरकार की कमजोरी है, मरकजी जी सरकार की भी कमजोरी हम कह सकते हैं, यहाँ की सरकार की कमजोरी, चाहे कोई भी सरकार हो, पुरानी सरकार, जी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी, इवन बीजेपी भी। क्योंकि बीजेपी जी भी पिछली बार जो है पीडीपी के साथ जो हुकूमत में थी, और चौधरी लाल सिंह खुद जो बीजेपी के पारस पास तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उसके जी अलावा जी जो पीडीपी के पास ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट था। जी तो इवन जो पहले तो बिल्कुल यहाँ पे ट्राइबल ही, जो यहाँ पे फॉरेस्ट मिनिस्टर अल्ताफ साहब थे, उसके बाद जी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर यहाँ पे हमारे जुल्फिकार साहब भी थे। तो एक मुझे लगता है कि उनके पास जो है उस तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारी, जो यहाँ पे पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है, मुझे लगता है कि उनको अच्छी तरह से गाइड नहीं किया गया है, जो हमारी फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी है खासकर। जी फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी हमारी है वो इसके खिलाफ जी हमेशा। और हमारे तो ये कुछ एलिट तबके के लोग तो भी है, जी जो इंटेलेक्चुअल तबका, वो भी अपने आप को बोलता है कि ये कानून जो है अवाम के खिलाफ है, इससे नुकसान हो जाएगा। बट असल जी में इससे नुकसान नहीं होगा, इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि ये बेचारे जाएंगे कहाँ पे? जी यूं अगर कहें ये तो लोग गुजर बकरवाल जी तबका है या अदर फॉरेस्ट डिवेलर हैं, चाहे गुजर जी है, चाहे बकरवाल है, चाहे कश्मीरी स्पीकिंग हाड़ी जो जंगल में रहता है, इवन डोगरी स्पीकिंग जी हिंदू जो रहते हैं एग्जैक्टली डोगरी हैं, या जी राजपूत है यानी कि कोई यूं अपने जी राम में, रियासी में, बुधरवा में, किश्तवाड़ में, तो उनको भी राइट जी मिलेगा इसमें। इसमें ये कि पर्टिकुलर किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले को खाली राइट मिलेंगे, तो सबको राइट मिलेगा। बट कुछ लोग ये सोचते हैं कि अब इस पे जंगलों पे कब्जा होगा, ये होगा, वो होगा। हाँ, इसमें हो सकता है, बट ये तभी मुमकिन है जब जो हमारे जो जंगलात के डिपार्टमेंट के लोग, अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएं, अगर वो बाकी चीजें करें, या हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, या हमारे पंच सरपंच हैं, या बाकी अगर जी ईमानदारी से काम हो, मुझे लगता है कि ये नहीं होगा। देर आए दुरुस्त आए, जो फाइनली ये काम यहाँ पे लागू हुआ। जी हुआ तो सर आपकी अगर बातों का अक्स निकालें तो ये है कि एक एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट नहीं रहा, पॉलिटिकल विल नहीं रही इस एक्ट को जम्मू कश्मीर में लाने के लिए। आपने अपने बखूबी बिल्कुल कहा नहीं कि रही कभी भी। 370 कोई रुकावट नहीं थी जो जिसकी वजह से ये एक्ट यहाँ पे नहीं आया। आपने बहुत सारे एक्ट का नाम लिया।
तो सर अब चलो देर आए दुरुस्त आए एक्ट आ गया। अब ये बताएं सर कि आप इसके इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट पर कैसे देखते हैं कि अब जैसा कि अब सरकार के लिए, मुतलका सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के लिए एक फायदा ये रहेगा कि किस तरह जो गलतियां जो बाकी स्टेट्स ने की हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में, अवेलेबल लिटरेचर पर नजर डालें तो बहुत सारे इश्यूज मिलते हैं कि इस इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट के ऊपर, ताकि एक बॉटम अप अप्रोच से इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो, ताकि एक रोल मॉडल रहे। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि कानून तो आया 31 अक्टूबर 2019 को कानून आया, मगर रोल आउट ये अभी तक नहीं हो रहा था। इंस्टेड ऑफ इसको रोल आउट करते, सरकार ने यहाँ पे कुछ और किया, इविक्शन नोटिस डाली और लोगों को बोल दिया आप गाँव से निकल जाइए। किसी इलाके में, हमारे बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में कन्यादर्शन इलाका, वहां पे उन्होंने पेड़ काटे। कुछ लोग बोलते 8,000, कुछ 6,000, 8,000, 10,000, चलिए 5,000 मानेंगे हम। 5,000 पेड़ काटे गए, सेब के पेड़ काटे, बोला आपने जंगल की जमीन पे कब्जा किया। भाई एक प्रोसेस होता है। आपने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को रोल आउट ही नहीं किया, आपने बाकी कार्रवाई शुरू कर दी। क्या जंगलात के डिपार्टमेंट के लोगों को पता नहीं है? तो जो गलतियां बाकी स्टेट्स में की गई ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वो गलतियां फिर से यहाँ पे की जा रही। मैं बोलूंगा 14 साल हो गए इस कानून को बने हुए, और 12 साल से कानून जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। बट अभी तक भी हिंदुस्तान के अंदर 10 या 15% खाली इम्प्लीमेंट हुआ है। 15% लोगों को इसके राइट्स मिले हैं। उड़ीसा की बात अगर हम करें, उड़ीसा में सबसे अच्छी तरह से हो रहा है कानून की, बट उड़ीसा में खाली अभी तक जो है खाली 10% लोगों को राइट्स मिले। अगर हम बिहार स्टेट की बात करें, बिहार में खाली 1% लोगों को राइट मिला। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटल रिकॉर्ड है, मैं कोई अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूँ। या झारखंड की बात करें, इतनी ट्राइबल पॉपुलेशन झारखंड में है, तो झारखंड में खाली 9% लोगों को इसके राइट्स मिले हैं। तो ये कानून जो है, जो गलतियां वहां पे हुई जो है, ये यहाँ पे इसकी दोहराई जा रही है। इसके लिए जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल सतह पे और स्टेट लेवल पे है, वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है। और हर स्टेट में ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट का रोल होता है इसमें। बट ये कानून जब यहाँ लागू हुआ, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट खाली एक मीटिंग में आए हैं, बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे। जब हम फॉरेस्ट राइट्स की बात करते हैं, हमको लगता है कि ये कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई कानून जी, ये तो कानून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द रेस्पोंडेंट एजेंसीज इन दिस एक्ट। एग्जैक्टली। जैसे केस होता है कहीं पे अदालत में, दो फरीक होते हैं, एक फरीक होता है, दूसरा फरीक। वैसे ही एक फरीक इसमें है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और दूसरा फरीक है यहाँ पे वो जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर या हमारा ट्राइबल लोग जो हैं। हम कैसे मेरा कातिल मेरा मुंसिफ कैसे बन सकता है? मैं ये नहीं उनको बोल रहा हूँ कि आप कातिल हो कोई, ये मिसाल है इसमें। सरकार ने क्या किया, पहले अवेयरनेस भी आप ही करो, आप ही सब ये ट्रेनिंग भी करो। बहुत काबिल है ऑफिसर उस डिपार्टमेंट में, मगर कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं। ज़ाब्ते के हिसाब से, क्योंकि जमीन का टाइटल जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है। अगर आप फॉरेस्ट लैंड का ये देखेंगे, उसमें लिखा होता है, जिसमें ये होता है कि जो मालिक का नाम जिसमें होता है, जिसमें होता है उसमें लिखा है सरकार। फिर होता है ब्रैकेट में लिखा हुआ, क्या बोलते हैं, महकमे जंगलात। अगर टाइटल ऑफ द लैंड महकमे जंगलात के पास है और इस टाइटल को लिया जाएगा, ये अब किसी गुजर बकरवाल को दिया जाएगा, ये ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर को दिया जाएगा, इसका टाइटल उनसे छीना जा रहा है, उनको तो गवारा नहीं होगा। ये सीधी सी बात है, नेचुरल बात है। मैं कोई उनपे कोई तंज नहीं कर रहा हूँ। ये उनको कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वो रखवाले हैं इसके, वो एक जो डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो ये नेचुरल बात है कि उनको तो बुरा लगेगा ही अंदर से, भाई हमारी टाइटल था, अब हमसे लिया जा रहा है, क्योंकि ये था। अब उसी महकमे को आप बना रहे हैं, आप ही सब कुछ करो, आप अवेयरनेस भी आप करो, ट्रेनिंग भी आप करो, ये भी आप करो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था यहाँ पे। माजरत खाऊं, आपको बीच में रोक रहा हूँ सर, अगर थोड़ा माइक नजदीक कर देंगे तो। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट को इसमें इन्वॉल्व करना था, बट मसला ये था कि ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है उनकी जो रीच है
वो जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है, सब डिवीजन लेवल पे नहीं है, ब्लॉक लेवल पे नहीं है। इसीलिए मैंने जी सजेशन की थी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ, अब क्लियर है आपकी इसीलिए आवाज। मैंने सजेशन किया था सरकार को कि जो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, अगर उनकी रीच जो है ब्लॉक सतह तक नहीं है, तहसील लेवल पे नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है, सब डिवीजन लेवल पे नहीं है, आप जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, या जो हमारा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, या आईसीडीएस है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, या जो टीचर हजरात हैं, उनको डेपुटेशन पे 2 साल के लिए भेज दीजिए उनके पास, ताकि वो बिल्कुल ट्रेनिंग कर सकें और लोगों को राइट्स दिला सकें वो। क्योंकि जी ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ही एक वो डिपार्टमेंट है जो जो है इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन करेगा। बट यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि वो है, क्या बोलते हैं, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और ग्राम जी सभा भी तब करवाई जब यहाँ बर्फबारी हुई, 4 फुट 5 फुट 6 फुट बर्फ थी जंगल के, जो हमारे जी जंगली इलाके पहाड़ी इलाके में, हमारा यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट बडगाम के अंदर जिलसीडारा, ब्रनवार, बाकी बाकी जगहों पे 6 फुट बर्फ थी वहां पे। और 6 फुट जी बर्फ में बोला कि ग्राम सभा करो। कोई अकल जी तो लगाना है ना सरकार को। तो कैसे जी पॉसिबल था? वो ग्राम सभा में लोग आए ही नहीं बराबर से कम 50% कोरम होना चाहिए ग्राम सभा में। वहां तो 1% बिल्कुल भी नहीं था। उसके अलावा बोलते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट करे, बेचारे औरतें थी नहीं कहीं पे। क्लोज डोर मीटिंग्स के दरवाजे बंद करके 5 लोग बैठे और 5 लोगों ने 15 मेंबर्स की कमेटियां बनाई, जी। फॉरेस्ट राइट। तो बहुत सी अ, चीजें हैं इम्प्लीमेंटेशन में, जो गलतियां बाहर हुई वो गलतियां हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार अगर संजीदा इसमें है, इसको पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस बनाए, इसमें इसमें जी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल किया जाए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट में जो इसमें हो, अच्छी तरह से हो, तब जाके है जो इसका ख्वाब जो है इसका शर्मंदे ताबीर हो सकता है। जी सर, अगर बहुत अच्छा डॉक्टर साहब आपने कहा कि यहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है, किसका क्या रोल है, किसका क्या रोल रहेगा, ये चीजें क्लियर करने की जरूरत है। आपने बहुत अच्छा कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो एक टीम है, वो तो एक पटिशनर, मतलब अगर वो एक बी टीम है, मतलब यानी कि फॉरेस्ट राइट डेवलपर्स जो हैं वो ए टीम है, तो वो बी टीम है। अब दरमियाना जो चीज होगा, जो इम्प्लीमेंट करेगा, वो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट। बहुत अच्छा कहा सर आपने कि ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट का कोई रोल ही नहीं है। तो इनका कोऑर्डिनेशन सबसे पहले होना बहुत जरूरी है, ताकि स्टेट ये फिक्स करे कि हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस और दैट। जिम्मेवारी फिक्स करने की बहुत जरूरत, बहुत अच्छा सर आपने कहा। अब दूसरा बात ये कहूंगा सर, इस फॉरेस्ट राइट एक्ट को मैं देख रहा था, इसमें कुछ डीम्ड फॉरेस्ट का जिक्र है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज का जिक्र है इसमें। तो सर अब बडगाम की आपने बात करी, राजौरी, पुंछ, रियासी, सांबा, कठुआ, सर इन इजला में ये देखा जाता है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स जब जब किसी एरिया से गुजर होता है, अब यहाँ मेंशन है कि डीम्ड फॉरेस्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज को अवेल करना तो एक अलग बात है। पहला तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे लोगों को, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनको अपने राइट का भी कुछ हद तक सही तरीके से पता नहीं है। क्योंकि अगर वो किसी चीज पर क्लेम करते हैं, तो जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो रवैया रहता है, और जो लोग काबिज हैं वहां से जो उनका रवैया रहता है, वो राइट को राइट साबित नहीं करता है। तो इस पर सर क्या कहेंगे? आपके जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका क्या रवैया रहना चाहिए? जो लोग उस एरिया पर काबिज हैं, जैसे डीम्ड फॉरेस्ट, अब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू से पढ़ा हूँ, तो वो सर 600-700 एकड़ जो लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड था। तो उस पे कहीं ना कहीं जो हमारा गुजर बकरवाल तबका है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वो जो उस इलाके पर मुंसलिक थे, अब वहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से उन लोगों का गुजर बसर का क्या होगा? इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट के पास क्या प्रोसीजर है? ये सर आपसे जानना चाहूंगा। साहब, आपने बहुत अच्छी बात करी। खाली हमको ये नहीं है कि फॉरेस्ट कहीं पे कोई गांव है और वहां पे राइट्स हैं लोगों को और कहीं राइट्स नहीं है। राइट्स हर जगह है। इसमें पेस्टोरल कम्युनिटीज के राइट्स हैं, जो हमारे गुजर बकरवाल जब आते हैं, जब और वहां से आते हैं, वो पुंछ राजौरी से आते हैं, जिस जिस रास्ते से वो चलेंगे सब फॉरेस्ट एरिया में आता है। या हमारे जी चौपान बरादरी, हमारे कश्मीर में एक कम्युनिटी है जो शफर्ड का काम करते हैं, चौपान। हो सकता तो है वो फॉरेस्ट के नजदीक न रहते हैं, वो उनका गांव जो असल में जो गांव उनके हैं वो फॉरेस्ट गांव ना हो, मगर जो क्या बोलते हैं, जहाँ पे उनकी बहकें हैं, बहक जहाँ पे उनकी है, वो बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया में आती है। और उनको राइट है, चाहे बुकरवाल लोग हैं चाहे गुजर लोग हैं, इनको रेपियर करने देते नहीं थे डोक, इनके जो कोठे होते हैं, डोक जिसको बोलते जी हैं,
इनको रिपेयर करने देते नहीं थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये बेचारे वो क्या बोलते सूखी लकड़ी उठाते थे, उसको जो है रिपेयर करने देते नहीं थे उनको। असल में करप्शन होता था इसमें। फिर 30,000 20,000 40,000 जो खाते वो उनको जो करने देते थे। और उसमें यह होता था कि जो असर रसूख वाले लोग थे वो जो इलीगल कोठे भी बनाते थे, डोक बनाते थे। और जो सच में बेचारे वहां पे, यहाँ पे मैं पिछली बार जाता रहता हूँ, हर साल ट्रैकिंग करता हूँ, ये पीर पंजाल का बेल्ट पूरा जितने भी बैके इसमें है। पिछले साल में गए एक इलाके में, देखा बेचारा एक वहां पे शफर्ड देखा मैंने, एक चौपान, वो टेंट में बैठा था बेचारा। मैंने बोला आपने डोक क्यों नहीं ठीक? बोला मेरे बाप का डोक है, ये खराब हो गया, मुझे यहाँ इसको ठीक करने दे नहीं रहे, कोई राइट्स नहीं है। इसीलिए में जो है, जैसे आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कही जो जम्मू में है, वो बिल्कुल फॉरेस्ट लैंड है, या कोई भी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो आसपास का इलाका है, बेसिकली ये सब इलाके जो है, बहुत सारे इलाके जो हैं ये फॉरेस्ट में है। जो ये क्या बोलते, ये असल में इनका टाइटल फॉरेस्ट लैंड है ये। और इस पे जो है कहीं ना किसी तरीके से स्टैब्लिश अगर होगा कि उनपे कोई जो उनका राइट छीना गया, उनके ग्रेजिंग राइट्स का, हम नहीं बोलेंगे लोग वहां रहेंगे, ये घर बनाएंगे उधर, कम से कम अगर वो बेचारे माल मवेशी चराते थे वहां पे, इनको नहीं रोका जाना चाहिए बिल्कुल। इनको पर्टिकुलर अगर वहां पे 500-600 कनाल की जमीन, 1,000 कनाल की जमीन है, कम से कम 200-300 कनाल एक रखिए एक साइड से इनके लिए, कि यहाँ पे कम से कम ग्रेजिंग कर सके। यही नहीं कि आप इनको निकाल दीजिए वहां पे, आप बंद कर देंगे, आपको नहीं आना है। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फेंसिंग करने लगा, फिर हमारा ये भी करने लगा फेंसिंग, वो भी फेंसिंग करने लगा, ये तबका जाएगा कहाँ पे बेचारा? फिर अगर ये बेचारा वहां पे सदियों से रह रहा है, फॉरेस्ट एक्ट में तो ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में लिखा है कि फ्रॉम 3 क्या बोल जनरेशन जी 75 साल से, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर के लिए है 75 साल से ये होना चाहिए, वहां पे रहना चाहिए ये 75 साल। क्या मैं आपको पूरी जंतरी निकाल के दूंगा, 500 साल से रह रहे हैं बेचारे वहां पे। एक कम्युनिटी है वहां पे, 108 साल की मुझे औरत मिली, जूनी बेगम, वो तो 108 उसकी उम्र है, उसने बाप का भी नाम बोल दिया हबीबार, उसने दादा का भी नाम बोल दिया। मैंने जब वहां पर इसका कैलकुलेशन किया, शी इज लिविंग देयर फॉर लास्ट 180 ईयर्स। अब इससे क्या बोलते हैं, 180 साल के बाद आप बोलेंगे ये जो जंगल चोर हैं, इन्होंने जंगल बर्बाद कर दे, इन्होंने ये कर दे, ये कर दिया। ये क्या है? हम अपने एसी कमरों में बैठते हैं, अपने आराम से करते हैं, फिर फेसबुक पे लिखते हैं ये जंगल चोर हैं, ये जंगल काटते हैं, इनको नहीं मिलना चाहिए फॉरेस्ट राइट। कितना मिलेगा बेचारे को फॉरेस्ट राइट्स? 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल, 4 कनाल। फॉरेस्ट राइट एक्ट में तो लिखा है 80 कनाल तक, 3 हेक्टेयर तक। ये बेचारा कहाँ 3 हेक्टेयर मांग रहा है आपसे? अगर ये आज से पहले कहीं पे गोरसी, कोई मेरे एक दोस्त है अब्दुल रशीद गोरसी, जहाँ जिलसी डारा में रहता है, अब्दुल रशीद गोरसी पहले एक फैमिली थी, आज उनकी फैमिली 5 हो गई हैं। उनकी जमीन 10 कनाल थी जी। अब वो 10 कनाल जो है उनकी फॉरेस्ट लैंड थी, वहां पे 10 कनाल अलाट हुई है। आज वो ही जो है उनके पास क्या बोलते 2-2 कनाल है। क्या 2 कनाल का भी राइट उनके पास नहीं है? हम इतने जालिम हो गए, हम नहीं बोलेंगे, हमको नहीं देना है इनको। हाँ, अब इसमें ये चीज है, इसमें इंश्योर करना है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, इसमें अकाउंटेबिलिटी हो। इसमें ये ना हो कि वो तब होगा जब सरकारी एम्प्लॉय ही करेंगे वो गड़बड़, वरना ये लोग बेचारे खुद नहीं करेंगे कुछ। इसमें असर रसूख वाले लोग ना हो जो वहां पे सिटीज में रहते हैं, फिर उस पे वो ये करे वहां पे जी हमको यहाँ रहना, या नए जो वहां पे जो क्या बोलते डोक बने, फिर उनको अलॉटमेंट हो जी, ये जो क्या बोलते ये डोक पुराना है, उसका सेंसस रिपोर्ट होना चाहिए। जो उस पर मुनसर है, जो डिपेंडेंट है सच में, उनको उसका राइट मिलना ही मिलना चाहिए। और उसके लिए हम बिल्कुल जद्दोजहद कर रहे हैं। ये कानून कहाँ लागू हो रहा था? जी हमने तो आवाज उठाई जब इन्होंने यहाँ पेड़ काटने लगे, जो है इविक्शन नोटिस डालने लगे, हमने प्रोटेस्ट किया। हमने बोला भाई ये तो कानून है, आप क्या बोल फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, अपने फॉरेस्ट राइट एक्ट को ताक पे रखा और यहाँ पे नया कानून इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप। दोनों टकरा रहे हैं आपस में। ये कानून फॉरेस्ट राइट को तो इम्प्लीमेंट करो। इन्होंने सीधे जो है चौथे क्या बोलते हैं स्टेप्स पे क्या बोलते छलांग लगाई। इविक्शन तो लास्ट स्टेज है इसमें। पहले एक स्टेज है, पहले ग्राम सभा है, ग्राम सभा में फॉरेस्ट राइट्स कमेटी बनेगी। फॉरेस्ट राइट कमेटी जब देगी किसी को राइट, उसको राइट मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर जाएगी सब डिवीजन कमेटी के पास, सब डिवीजन लेवल कमेटी का एसडीएम हेड होगा। अगर वहां से भी वो उसने तो बाद में डिस्ट्रिक्ट कमेटी में जाएगा। इसकी एक प्रोसेस है, फिर लास्ट में इविक्शन हो। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इविक्शन ही कर दिया था। फॉरेस्ट राइट लागू लाया था यहाँ पे 370 के बाद, पूरी दुनिया में ढंढूरा मचा है कि हमने यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया 370 के बाद।
बट जी उसको सर। रखा था कोने में, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे ग्राउंड में। ये शर्म जी की बात है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के लिए। सर, आप आपकी उठा के रखा और यहाँ पे इविक्शन करना स्टार्ट कर दिया, पेड़ काटे लोगों के। आज तक सजा नहीं मिली किसी को, जी किसी फॉरेस्ट अफसर को सजा नहीं मिली कि उन्होंने 10,000 पेड़ जो काटे गांव में, क्या आज तक सजा मिली किसी को? उसके अलावा और एक कानून यहाँ पे लागू है, एक तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी है, जी सर। और एक कानून यहाँ पे है अट्रॉसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट, इंप्लीमेंट जी हो रहा कहीं? उस कानून में तो जेल होनी थी उनको। जी बट बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट बात है, जो कम्युनिटी है इनको कोई अवेयर नहीं कर रहा है। सर इनफैक्ट आप मैं जी माजरत से बोलूंगा, जितने भी आपके क्या बोल लीडर्स है वो भी नहीं कर रहे हैं अवेयर। जी अनफॉर्चुनेट बात, बहुत जी बड़ी सर। अनफॉर्चुनेट। जी कि आप फॉरेस्ट राइट पे हर कोई बोलता है, बट जब बात करनी थी जी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पे 370 जब कलम हुआ था, जब इविक्शन नोटिस डाली जा रही थी, जब इनके घर जी सर। तोड़े जा रहे थे, जब इनके जी पेड़ काटे जा रहे थे, वो शरीफ बेचारा वहां पे मायूस मर का जी जी शरीफ बजाड़, तो बाकी लोग श्री बाजार। कोई बात नहीं किया उस टाइम, किसी ने बात नहीं की उस टाइम। बिल्कुल सर। अफसोस है इसका। आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट की जो कवशें हैं, बिल्कुल ये भी हम भी मानते हैं, और कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट के कानून तक भी ये बात है कि ये आपकी कवशों का नतीजा है। सर, ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, जो जितने भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ये आपके शुक्रगुजार रहेंगे। सर, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा। सर, माशियत जो है वो हर जगह पे उसका बहुत बड़ा रोल रहता है, चाहे वो एक मुल्क हो, चाहे वो एक घर हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, तो एक माशियत का बहुत बड़ा रोल रहता है। इस एक्ट के आने के बाद सर, थोड़ा इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर से ध्यान दें तो, इसके आने के बाद जो हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनकी माशियत में क्या कोई सुधार आने के चांसेस रहेंगे? क्या वो उनको राइट रहेंगे कि जो फॉरेस्ट के जो रॉ मटेरियल है या जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनको वो इस्तेमाल करके अपनी माशियत जो माली कंडीशन है उसको बेहतर कर सकते हैं? इस पर सर आपकी क्या बिल्कुल कर अ, सकते हैं। देखिए, आपको तो खुद पता है, मुझे भी पता है, आप भी देखते होंगे, आपने भी विटनेस किया होगा। ये जी सर। बेचारे जंगल में जाते थे, ये हमारे जो फॉरेस्ट के नजदीक रहने वाले, चाहे वो गुजर है, बकरवाल है, कश्मीरी लोग भी हैं, पहाड़ी भी है, डोगरी भी है, कोई भी है, जी ये वहां जड़ी बूटी निकालते थे या कोई मशरूम हेडर शेडर या वो गिची विची निकालते हैं वहां से, इनको फिर केसेस होते हैं, जी इनको बंद करते थे, एफआईआर डालते थे। जी जैसे सर। कि ठेका ले रखा है पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, सब उनका ही है ये। जी कम से कम इनका तो राइट है यार, इतने सदियों से रह रहे हैं वहां पे। अफसोस जी की बात थी, बिल्कुल। ना आप उनको क्या बोलते डोक रिपेयर करने देते हो, ना आप इनको चलने देते हो, ना माल मवेशी भी बेचारे क्या बोलते वहां से ले सकते हैं, उसको फेंसिंग करके रखते हैं। बट उसके साथ साथ जंगल की चोरी होती रहती थी, इतने जी पेड़ काटे जाते थे। कितना मैंने किया फॉरेस्ट अंदर जा जाके, और उसमें इन्वॉल्वमेंट थी जी इनकी, जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है कुछ, मैं नहीं बोलूंगा सब जी लोग ऐसे होते हैं, कुछ जी लोग होते हैं, कुछ लोग बेचारे सरेंडर करते हैं कि डर जाते हैं, ये क्रिमिनल एलिमेंट होते हैं खतरनाक जंगल चोर। बट इसका मतलब नहीं है कि ये बेचारे कर रहे हैं चोरी। एक जी परसेंट अगर इसमें जो क्या बोलते टिम्बर स्मगलिंग करता है, सब नहीं करते। इसी में अब जो आपने बात कही कि इसमें क्या 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 बोलते अपॉर्चुनिटीज इनके पास है, बहुत सारा जी इनके पास है। अब जो है जेडी बूटिंग का काम होगा, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वहां पे, उसका कारोबार कर सकते हैं ये लोग जी जो सर। अब जो है क्या बोलते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब उसका दावा नहीं करेगा उस पर। हाँ, अब ये कंट्रोल में रहेंगे, पंचायत कमेटी के अंडर रहेगा कंट्रोल में। इसकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी लोग जाएगा कुछ भी लूट मार कर देंगे वहां पे। जी अगर एक प्रोसेस से होगा ना, ये अच्छी तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होगा, ये जी सर। ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कॉपरेशन करेगा इनके साथ, या अगर वो फिर उसका ट्रेड करेंगे कुछ लोग, उसका कुछ टैक्स जो पंचायत को ही आएगा, पंचायत में वहां पे अगर ये लोग काम करेंगे वहां पे, उससे पंचायत जो मजबूत हो सकती है, वहां पे गांव मजबूत हो सकता है। वहां पे अब हॉस्पिटल बन सकते हैं छोटे मोटे, क्या बोलते हैं डिस्पेंसरीज बन सकती हैं, स्कूल बन सकती है, आंगनवाड़ी सेंटर बन सकते हैं। इनकी माली जो हालत है वो भी ठीक भी हो सकती है। क्योंकि जब पहले इनके पास टेंशन होता था कि हम यहाँ सब्जी भी नहीं उगा सकते, आलू भी नहीं उगा सकते, बाकी चीज भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई जमीन पे पेड़ नहीं थे। ये जी बहुत सी बिल्कुल। जमीन जो है खुली होती, जी उसको सफेद जमीन बोला जाता है, टाइटल में सफेद लिखा होता है उसमें। सफेद मगर से। क्या बोलते ये लोग नहीं कर सकते थे उस पे। अब जो इनको राइट्स मिलेंगे, जितनी भी जड़ी बूटियों का काम है या बाकी है, या उसके अलावा नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं हम, उस पे भी इनका राइट्स है। बट उसके लिए एक तरीकाकार है, उसमें बिल्कुल एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में,
की तरफ से, उसके अलावा इसकी तरफ से, और जो वहाँ की पंचायत लोकल कमेटी है उनकी तरफ से, और जीजत लोग जो वहाँ पे है, तब जाके ये इंशाल्लाह मुझे लगता है इसका जी फायदा जरूर मिलेगा जो वहाँ पे लोग हैं। जी सर, एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे। आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, मौके बहुत सारे हैं अपनी माली हालत को बेहतर करने के लिए फॉरेस्ट ड्वेलर्स के पास। तो इस सब के लिए सर ये चीजें यूं खुद से तो हो नहीं जाएंगी। इसके लिए एक अवेयरनेस लेवल का, अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना, जिनके राइट्स हैं उनको इस बारे में, उनके राइट्स के मुतालिक अवेयर करना। उसके लिए सर आप जो एक पढ़ा लिखा तबका है, मैं खुसूसी तौर पे कहूंगा नौजवानों से, आप क्या तवक्कात रखते हैं कि उनको अपना रोल कैसे अदा करना चाहिए, किस तरह प्ले करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल क्लास को किस तरह अपना रोल प्ले करना चाहिए, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें इन्वॉल्व हैं उनको अपना क्या रोल इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि जो हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वो मैक्सिमम उनको फायदा हो सके, उनको ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा हो सके। इसमें रोल, एक तो सरकार का रोल बहुत बड़ा रोल, इसके अलावा गैर सरकारी जो ज़मानी तंजीमें हमारी, एनजीओ जिनको बोला जी जाता है, उनका रोल है। उसके अलावा अवकाफ कमेटी है, मस्जिद कमेटी है, जो इमाम साहिबान हमारे जो क्या बोलते हैं, खतीब है, जो वहां रहते हैं आसपास में, और जितने भी अच्छे लोग हैं, बोलने वाले, पब्लिक सिटीजन जिनको बोलते हैं, जी या सर। जो हमारे खास नौजवान हैं, कॉलेज के यूथ हैं, और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग हैं, खासकर गुजर बकरवाल कम्युनिटी से जो ताल्लुक रखते हैं। उसके अलावा बाकी जी कम्युनिटी से भी जो वहां रहते हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा रोल है। जब तक कि ये कानून को समझेंगे नहीं, इसके रूल्स को समझेंगे नहीं, खाली उनको पता है कि जमीन ये है, ये है, ये पता नहीं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। वही मैंने बोला, अब्दुल्ला की शादी, क्या बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जी इसलिए मैं इस प्रोग्राम के जरिए से, आप भी बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, आप भी बहुत अवेयरनेस ही शुक्रिया। कर रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए से आवाम से जो गुजारिश करूंगा, खासकर गुजर बकर कम्युनिटी है या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर कम्युनिटी है, उनके नौजवानों से, कि भाई आप ये कानून को पहले समझ लो। कानून बहुत ही जी इजी है, आज यूट्यूब है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट देख लीजिए, 2-4 वीडियो देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। इसमें पूरी चीजें लिखी हैं, वाजिया है, रूल्स इसके पढ़िए, एक्ट पढ़िए, उसमें बिल्कुल वाजिया तौर पे लिखा। और मेरे मजामिन पढ़िए, मैंने जो ग्रेटर कश्मीर में आज तक 8 मजामिन लिखे हैं, कल मेरा 9वां पार्ट आएगा, 9th बहुत पार्ट आएगा मुबारक, कल। बहुत कल मुबारक। मैंने जो है जी फॉरेस्ट राइट एक्ट, और जो हमारे चौपान बरादरी के लोग हैं उनके राइट्स उसमें बताए हैं कैसे हो गए। तो अगर ये जी चीजें पढ़ेंगे आप, फिर ये अवाम को बोलेंगे, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। और सबसे अलावा जो इसके अलावा ट्रेनिंग देनी है हमको, ग्राम सभा तक देनी है, सरपंचों पंचों को ट्रेनिंग देनी है, और फॉरेस्ट राइट्स कमेटी जो हम बनाई है हमने, उनको ट्रेन करना है। जब तक कि हम ये राइट समझेंगे नहीं, हमको राइट मिलेंगे नहीं। तो इसलिए जी ये कानून को समझना है, पढ़ना है, देखना है, यूट्यूब का इस्तेमाल करना है, और अपने लेवल पे हम भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी भी हमारा भी प्रोग्राम है इंशाल्लाह, अब 15 फरवरी से हम भी इंशाल्लाह इस पे जबरदस्त तरीके से अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, गांव गांव में, जूम पे, बहुत क्या बोलते, फेसबुक पे, ट्विटर पे, बाकी जगहों पे भी, और गांव में जा जाके करेंगे इंशाल्लाह हम, और अपनी तरफ से बहुत हम भी मुबारक। करेंगे, आप भी कीजिए, सब करेंगे इंशाल्लाह। ये कानून, इसका फायदा इंशाल्लाह जरूर, क्या बोलते, लोगों को जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजा मुजफ्फर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और जो बातें आपने बताई हैं, आपने जो एक जब स्टेक होल्डर्स की बात हुई, आपने उलमा को जो बीच में रखा, ये कहीं ना कहीं बाहर हो रहे थे बीच से, हालांकि इनका बहुत बड़ा रोल रहता है रोल है, बहुत सोसाइटी बड़ा में, रोल है, क्यों नहीं, बहुत बड़ा क्यों रोल है। भागेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ा, आपने जो यूथ के लिए जो कहा कि एक पढ़े लिखे नौजवान को कैसे अपना रोल अदा करना है, बिल्कुल कहीं ना कहीं लिखने की जरूरत है इस पे। जितने भी आप सोशल मीडिया सारे लोग चला रहे हैं, सब लोगों को एक्सेस है, तो एक अवेयरनेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी जाकर ये मुमकिन होगा कि हमारे लोगों को इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें वो। सर बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकालने के लिए। हमारा लिटरेरी क्लब, हमारा लिटरेरी सर्कल यानी कि अदबी गोशा आपका शुक्रिया अदा करता है। और मैं अपने सामीन की तरफ से, जो लोग, जितने भी लोग हमसे मुंसलिक हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैं उन सब की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे मेहमान रहे। बहुत शुक्रिया। हम आइंदा भी आपसे यही तवक्का करेंगे कि आप अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सामीन।